हिंदी में एक मुहावरा है, दूर की कौड़ी। इसका एक मतलब होता है बेहद मुश्किल चुनौती, तो दूसरा अर्थ दूर की सोच से जुड़ा है। भले अभी 2024 दूर हो, लेकिन भाजपा की महाविजय के लिए अभी से प्रधानमंत्री मोदी सड़कों पर उतर आए हैं। दिल्ली में भाजपा की 2 दिन की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में पहुंचने से पहले पीएम मोदी ने दिल्ली में 15 मिनट का रोड शो किया। भले ही रोड शो के दौरान उन्होंने छोटी दूरी तय की, लेकिन संदेश दूर का दिया। किसी भी दल के लिए 400 लोकसभा सीटें जीतना भले बेहद मुश्किल चुनौती हो, लेकिन भाजपा ने दूर की कौड़ी वाला लक्ष्य तय कर दिया है और पार्टी इसकी उल्टी गिनती शुरू करने से पहले इस साल होने जा रहे 9 राज्यों के विधानसभा चुनावों में बड़ी जीत हासिल करना चाहती है। दिल्ली में भाजपा कार्य समिति की बैठक में 12 मुख्यमंत्री और 35 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री शामिल हो रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी बैठक में शामिल हैं। इसके साथ ही संगठन के तमाम दिग्गज भी महाविजय के मंथन में जुटे हैं। भाजपा की रणनीति के केंद्र में उत्तर प्रदेश है, जहां से 80 सीटें आती हैं। पिछली बार हैदराबाद में हुई राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में पार्टी ने पसमानदा मुसलमानों को अपने साथ लाने का एजेंडा तय किया था। इस बार भाजपा कौन सा दांव चलती है, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। इसके साथ ही आज मैं आपको बताऊंगा शिवपाल यादव से मिलने पहुंचे अखिलेश यादव के उस बड़े एजेंडे के बारे में, जो तय होने के बाद समाजवादी पार्टी के संगठन का नया कलेवर सामने आ जाएगा, जिसका पार्टी और खासकर शिवपाल समर्थकों को खास इंतजार है। अब बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक का इस बार दिल्ली में होना ही एक बड़ा संदेश देने को काफी है। संदेश साफ है कि पार्टी के लिए दिल्ली दोबारा दूर नहीं। भाजपा के सबसे दमदार मंच से आज ऐलान किया कि 9 राज्यों के चुनाव को लेकर 2023 बेहद खास है, तो वहीं 2024 की रणनीति गर्जना भी सुनाई गई। इसमें 100 लोकसभा क्षेत्रों के 72,000 बूथों पर सबसे ज्यादा मेहनत करने का लक्ष्य तय किया गया है, जहां पिछली यानी 2019 के चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन कमजोर रहा था। दिल्ली में भाजपा का विजय मंथन। नौ राज्यों में चुनावी जीत की फॉर्मूला रेस। अगले साल 24 में लोकसभा का चुनाव है, तो उन्होंने सारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों का आह्वान किया कि कमर कसकर लग जाएं, हमें एक भी चुनाव नहीं हारना है। यूपी में 80 में से 80 सीटें जीतने का अश्वमेध मार्ग। विरोधी चक्रव्यूह ध्वस्त करने का बुलडोजर प्लान। जहां हमारी सरकार है उसको मजबूत किया जाए और जहां हमारी सरकार नहीं है उसको और मजबूत किया जाए। 2024 के लिए भाजपा का मिशन 400 अलर्ट। विपक्ष के नहले पर दहले वाली तैयारी। दिल्ली से लखनऊ तक विरोधी खेमे में हलचल तेज। हम लोग पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को छोड़ के सभी दलों का तीसरा मोर्चा बना रहे हैं और 2024 में ये तीसरा मोर्चा केंद्र की सरकार में आएगा। भाजपा का हैट्रिक प्लान। बात तो चुभेगी। भाजपा के मिशन 400 में यूपी का टारगेट 80 भी शामिल है। यूपी में पार्टी 100% जीत हासिल करना चाहती है। इसके लिए जल्द ही उन तमाम सीटों पर बड़े नेताओं के दौरे शुरू होने वाले हैं जहां 2019 में भाजपा जीत नहीं पाई थी।
पार्टी पूरा जोर लगा रही है तो विपक्षी दलों का दावा है कि भाजपा का विजय रथ इस बार यूपी में ही आकर रुक जाएगा। हालांकि सबकी निगाहें कल के दिन पर टिकी हैं, जब भाजपा कार्य समिति की बैठक से यूपी के लिए कोई नया और बड़ा संदेश सामने आ सकता है। प्रधानमंत्री मोदी का दिल्ली की सड़कों पर किया गया ये रोड शो ये बताने को काफी है कि 2024 की जंग में भाजपा को फतेह दिलाने के लिए मैदान में उतरने का सिलसिला अभी से शुरू हो गया है। ये तस्वीर बताने को काफी है कि माहौल में जोश भरने के लिए खुद पीएम मोदी महाअभियान में ऐसे ही तेवर दिखाने वाले हैं। ये वही तेवर है जो पूरी भाजपा ने गुजरात के चुनावी मैदान में दिखाया और इस साल सबसे बड़ी चुनौती 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव को जीतने की है और उसके अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव जीतना है। दिल्ली में संसद मार्ग से एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर तक पीएम मोदी ने करीब 15 मिनट का रोड शो किया, लेकिन इसके जरिए उन्होंने भाजपा कार्य समिति की राष्ट्रीय बैठक के मकसद को साफ कर दिया और ये मिशन है आम लोगों से सीधे जुड़ने का, जिसके लिए एजेंडा पूरी तरह साफ है। अध्यक्ष जी ने कार्यकारिणी समिति के सारे सदस्यों का आह्वान किया कि 2023 हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस साल हमें 9 प्रदेशों में चुनाव को लड़ना है और अगले साल 24 में लोकसभा का चुनाव है। तो उन्होंने सारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों का आह्वान किया कि कमर कसकर लग जाएं, हमें एक भी चुनाव नहीं हारना है। भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए मिशन 400 के लक्ष्य को आगे रखा है। इस टारगेट की 20% सीटें अकेले उत्तर प्रदेश से आती हैं। यहाँ की 80 में से 80 सीटें जीतने के फॉर्मूले पर भी 2 दिनों की इस बैठक में महामंथन होना है। खास जोर उन सीटों को हर हाल में जीतने का है जहां पिछले चुनाव में पार्टी ने विजय का परचम नहीं लहराया था। सबसे बड़ी बात, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में लेड फ्रॉम द फ्रंट, ये उन्होंने आग्रह किया कि बाकी भी प्रदेश के संगठन प्रचार के लिए मोदी जी की मेहनत और अगुवाई से सीखें। तो ये उनकी लोकप्रियता, उनकी हिम्मत, तो अध्यक्ष जी ने कहा इससे बहुत कुछ सीखना चाहिए। 2019 में भाजपा गठबंधन ने यूपी में 64 सीटें जीती थी। 16 सीटों पर पार्टी की हार हुई थी। इनमें से रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट को भाजपा ने उपचुनाव में जीत लिया। इसके साथ ही बाकी 14 सीटों पर जीत के लिए पार्टी ने बड़ी रणनीति तैयार की है। रणनीति 2 मोर्चे पर आगे बढ़ेगी। पहला दांव जीती हुई सभी सीटों पर दोबारा कब्जा कायम रखने का है और दूसरा मिशन हारी हुई सभी सीटों को जीतने का है। ऐसी ही रणनीति देश के तमाम राज्यों के लिए है। अध्यक्ष जी का एक और निर्देश पहले हुआ था कि हमें कमजोर बूथों को ठीक करना है। 72,000 बूथ आइडेंटिफाई किए गए थे, तो ऐसे बूथ 72,000 बूथ चिन्हित किए गए। 72,000 बूथ। और अध्यक्ष जी ने बड़े सुकून से कहा कि 1,30,000 बूथ पर हम लोग पहुंचे, जिनको मजबूत करने का फैसला हुआ। भाजपा सूत्रों के मुताबिक यूपी में जल्द ही केंद्रीय मंत्रियों और संगठन के पदाधिकारियों की टीम फिर से हारी हुई लोकसभा सीटों पर उतारी जाएगी। 20 जनवरी से नए सिरे से दिग्गज पार्टी नेताओं को अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में उतारा जाएगा, जो बूथ लेवल से लेकर तहसील और जिला स्तर तक ग्राउंड जीरो पर रणनीतिक चक्र तैयार करेंगे। भाजपा कार्य समिति की बैठक में दिग्गज नेताओं ने गुजरात में महाविजय के साथ ही हिमाचल प्रदेश में मिली हार पर भी चर्चा की। साथ ही नेताओं और कार्यकर्ताओं को ये संदेश दिया कि गुजरात की रणनीति से सीखने की जरूरत है, तो हिमाचल की हार से भी सबक लेना होगा।
एबीपी गंगा के लिए दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ। वहीं यूपी में आज का दिन समाजवादी पार्टी की सियासत के लिए काफी अहम रहा। दरअसल लंबे इंतजार के बाद शिवपाल और अखिलेश यादव की मुलाकात हुई। अखिलेश यादव खुद चाचा शिवपाल के यहां मिलने उनके घर पहुंचे। आपको याद होगा जब मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के नतीजे आए थे, उस दिन शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी का झंडा थामा था। उसके बाद आज पहली बार ऐसा हुआ जब अखिलेश यादव शिवपाल यादव से मिलने उनके घर गए। दोनों के बीच करीब सवा घंटे तक बात हुई। इस मुलाकात के बाद यह सवाल और मजबूत हो गया है कि शिवपाल को संगठन में क्या पद मिलने वाला है। क्या समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव की किसी बड़ी भूमिका का वक्त आ गया है? यूपी की सियासत और समाजवादी कुनबे में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल शिवपाल यादव के भविष्य को लेकर है, क्योंकि चर्चा है कि समाजवादी पार्टी का संगठन विस्तार प्लान परवान चढ़ने वाला है और मुद्दा सबसे बड़ा शिवपाल की भूमिका को लेकर है। खरमास खत्म होने के बाद अखिलेश के कदम शिवपाल के आवास पर पड़े और चर्चा ये चल पड़ी कि शिवपाल को पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, क्योंकि 12 जनवरी को जब संगठन विस्तार को लेकर अखिलेश से सवाल हुआ था, तब उन्होंने शुभ दिन का हवाला देकर सवाल काट दिया था। बहुत जल्दी बन जाएगा घर, शुभ दिनों में बनेगा। आज शुभ दिन है क्या? अरे शुभ दिन आने दो भाई। आप ही कहते हो कि शुभ दिन में काम किया करो। अरे आप ही ने कहा कि शुभ दिन में ही काम करना। यूपी में बहुत जल्द निकाय चुनाव होने हैं और उसके बाद लोकसभा चुनाव की आ जाएगी और अब अखिलेश संगठन विस्तार में ज्यादा वक्त नहीं लगाएंगे। 12 जनवरी को अखिलेश ने ये भी बता दिया था कि संगठन विस्तार किश्तों में हो सकता है। नहीं, वो अलग अलग जगह से पूछोगे तो अलग अलग तरीका बताते हैं। तो जिनसे हमने पूछा उन्होंने एक तारीख बताई है, उस दिन आपका पूरा संगठन तैयार मिलेगा, उस दिन से बनने लगेगा। यानी पहले चरण में बड़े बड़े पदों का ऐलान होगा, जिसमें शिवपाल के नाम की भी संभावना है, क्योंकि पिछले साल रामपुर और आजमगढ़ का लोकसभा उपचुनाव हारने के बाद सपा ने अपने सभी प्रकोष्ठों को भंग कर दिया था और अब माना जा रहा है कि सपा न सिर्फ अपने खाली पड़े पदों को भर सकती है, बल्कि पार्टी में शिवपाल यादव की भूमिका भी इसी विस्तार से तय हो सकती है, क्योंकि जब से समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव की वापसी हुई है, तभी से ये सवाल समय समय पर उठता रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने चाचा और सपा विधायक शिवपाल यादव से मुलाकात करके उनके आवास से बाहर निकले। आप देख सकते हैं इस समय अखिलेश यादव शिवपाल यादव के आवास से बाहर निकलते हुए लगभग सवा घंटे तक अखिलेश यादव शिवपाल यादव के आवास पर मौजूद रहे और उनके साथ लंबा मंथन हुआ, लंबी बैठक हुई। माना जा रहा है कि इस दौरान अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव के साथ में जो मंथन था वो सारा जो समाजवादी पार्टी का संगठन विस्तार होना है उसको लेकर किया, उसके ऊपर फोकस रहा और बहुत जल्द अब इस बैठक के बाद समाजवादी पार्टी जो है वो संगठन विस्तार से जुड़े जो नाम हैं वो सामने आ सकते हैं। अब सवाल ये है कि शिवपाल यादव के हाथ क्या लगेगा, क्योंकि अभी तक शिवपाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाने से लेकर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने की चर्चा होती रही है। हालांकि शिवपाल हर बार यही जवाब देते हैं कि जैसे जेपी और डॉक्टर लोहिया ने बिना पद पर रहते हुए काम किया, उसी तरह वो भी सपा के लिए आजीवन काम करेंगे। देखिए, मैंने पहले ही कह दिया है, पद की मुझे कोई जरूरत है नहीं। बताओ कोई उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई व्यक्ति है जो हमें नहीं जानता हूँ। और समाजवादियों को तो कल्चर रहा है, बड़े बड़े लीडर रहे हैं, डॉक्टर लोहिया से लेकर के जयप्रकाश जी से लेकर के, क्या इन पर कोई पद रहे? तो हम तो उनकी परंपरा पर चलने वाले लोग हैं। शिवपाल की बातों से साफ है कि अखिलेश यादव के साथ उनका करार बहुत पहले हो चुका है। इंतजार सिर्फ इस बात का है कि अखिलेश उस करार को औपचारिक रूप कब देते हैं। सवाल ये भी है कि क्या शिवपाल को अब खुद से ज्यादा अपने बेटे आदित्य की सियासी चिंता है। खरमास खत्म होने के बाद अखिलेश ने एक साथ कई इशारे किए हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से खुले तौर पर बताया गया कि 17 जनवरी को अखिलेश तेलंगाना के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे। तेलंगाना में सीएम के चंद्रशेखर राव की महारैली होनी है, जिसमें वो शिरकत करेंगे। बड़ी बात तो ये है
कि इस महारैली में कई विपक्षी दलों के नेता पहुंचने वाले हैं। हम लोग पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को छोड़ के सभी दलों का तीसरा मोर्चा बना रहे हैं और 2024 में ये तीसरा मोर्चा केंद्र की सरकार में आएगा। ये हम लोगों का प्रयास है। माननीय अखिलेश यादव जी देश में गैर भाजपाई और गैर कांग्रेस सारी पार्टियों को एक करने का काम कर रहे हैं। अखिलेश और के चंद्रशेखर की मुलाकात पहले भी हो चुकी है और जब जब इन नेताओं का मिलन होता है 2024 के लिए थर्ड फ्रंट की चर्चा भी तेज हो जाती है। अब सवाल यह है कि जो थर्ड फ्रंट 2014 के बाद आज तक खड़ा नहीं हो पाया, क्या वो 2024 में खड़ा हो पाएगा? एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात यूपी की सियासत के मुस्लिम चैप्टर की। दरअसल मायावती पिछले कई महीनों से दलित और मुस्लिम वोट बैंक को फिर एक साथ जोड़ने पर काम कर रही हैं। आजमगढ़ से लेकर प्रयागराज और सहारनपुर तक में उनका यह दांव दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि जब कोई दूसरा दल मुस्लिम पॉलिटिक्स की बात करता है तो मायावती को यह बात चुभ जाती है। मायावती जब अपने जन्मदिन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई तो मुस्लिमों के मोर्चे पर भाजपा को खूब घेरा। मायावती के निशाने पर भाजपा का मिशन पसमानदा रहा। हालांकि भाजपा ने अब मायावती के हर वार पर चुभने वाला पलटवार किया है। जो मुस्लिम समाज है वो पहले मुस्लिम पहले पसमानदा बाद में है। लोकसभा का चुनाव करीब आ रहा है और सियासी दलों की धड़कनें पसमानदा समाज को लेकर बढ़ गई हैं। वैसे तो यूपी की सियासत में पसमानदा शब्द का जिक्र सबसे पहले भाजपा ने ही शुरू किया। कभी लखनऊ में तो कभी रामपुर में पसमानदा सम्मेलन नाम से मंच खड़ा किया। लेकिन जैसे जैसे भाजपा ने पसमानदा समाज के वोटर को लेकर अपनी राजनीति का विस्तार किया, सपा और बसपा को ये बात चुभ गई। मायावती जब अपने जन्मदिन पर लंबे समय बाद मीडिया के सामने आई तो पसमानदा समाज के मुद्दे पर भाजपा को घेरना नहीं भूली। तो जहाँ तक पसमानदा का सवाल है, ये मैंने ट्वीट के जरिए भी कहा था, जो मुस्लिम समाज है वो पहले मुस्लिम पहले पसमानदा बाद में है। तो जो उनके साथ में जुल्म जाती हो रही है, मुझे नहीं लगता कि वो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रकार के बहकावे में आएंगे। तो वो इनके बहकावे में आने वाले कतई भी नहीं है। भाजपा की पसमानदा पॉलिटिक्स बसपा को इस वजह से चुभी है क्योंकि मायावती अपनी पार्टी को दोबारा खड़ा करने के लिए जिस प्लान पर काम कर रही हैं, उसका ढांचा ही मुस्लिम वोट बैंक पर टिका है। क्योंकि बीते कुछ दिनों से यूपी के कोने कोने में मुस्लिम नेताओं को ढूंढ ढूंढ कर हाथी पर बिठाया जा रहा है। सहारनपुर में बसपा ने इमरान मसूद को पार्टी में शामिल करवाया। सहारनपुर से इमरान मसूद की पत्नी को मेयर का प्रत्याशी भी घोषित कर दिया। कुछ दिन पहले प्रयागराज में शाइस्ता परवीन बसपा में शामिल हुई। शाइस्ता परवीन को प्रयागराज से मेयर प्रत्याशी भी घोषित कर दिया। शाइस्ता परवीन जेल में बंद माफिया अतीक अहमद की पत्नी है। आजमगढ़ में गुड्डू जमाली लोकसभा उपचुनाव के वक्त ही बसपा से दोबारा जुड़ गए थे। ऐसा माना गया कि गुड्डू जमाली की वजह से ही आजमगढ़ में सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव की हार हुई। यानी 24 के चुनाव से पहले मायावती मुस्लिम और दलित वोट बैंक के कॉकटेल के सहारे नया सपना देख रही हैं। लेकिन भाजपा ने मायावती के प्लान को धराशायी करने का संदेश दे दिया है। इन्होंने हमेशा मुस्लिम समाज को तरक्की से दूर रखा, मुस्लिम समाज को केवल एक वोट बैंक समझा। चुनाव में मुस्लिम समाज से मीठी मीठी बातें करके इनका वोट तो लिया, लेकिन मुस्लिम समाज के भलाई के लिए कभी कोई काम नहीं किया। आज मुस्लिम समाज के तरक्की के लिए जिस तरीके से योगी सरकार और मोदी सरकार पूरी ईमानदारी से काम कर रही है और इस काम से मुस्लिम समाज में सरकार के प्रति एक विश्वास बना है, ये बात से विपक्ष चिंतित है। यूपी की सियासत में अभी भी ये सवाल जिंदा है कि आखिर मुसलमान किसके साथ हैं, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव हुए तो सपा को रिकॉर्ड 32% वोट मिले। माना गया कि मुस्लिमों ने एक तरफा सपा को वोट किया, लेकिन जब रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुए तो भाजपा की जीत हुई और भाजपा इन्हीं आंकड़ों के जरिए मुस्लिमों को अपनी तरफ खड़ा बताती है। पासमानदा सम्मेलनों में जो हजारों हजार की संख्या में मुस्लिम समाज के पासमानदा समाज के लोग आए, ये बात से आज विपक्ष चिंतित है, इसीलिए इस तरीके का बयान आ रहे हैं। वोटर में बदला ये पसमानदा समाज निश्चित तौर पे बदला।
आप देखिए आजमगढ़ का लोकसभा उपचुनाव हो, रामपुर का लोकसभा उपचुनाव हो, लखीमपुर का गोला का विधानसभा उपचुनाव हो, या अभी रामपुर में जो विधानसभा उपचुनाव हुआ, इन तमाम जगह 50% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है और बिना मुस्लिम समाज के वोट के यहाँ कोई भी प्रत्याशी नहीं जीत सकता है। मुसलमानों को लेकर भाजपा ने नई परिभाषा भी गढ़ी है। पसमानदा समाज के नाम पर यूपी की बड़ी मुस्लिम आबादी को टारगेट किया जा रहा है। मायावती जी की अगर मैं बात करूं तो मायावती जी लगातार मोदी जी के टुकड़े टुकड़े करने वाले इमरान, माफिया मुख्तार और अतीक से उनकी यारी है और शायद दाऊद इब्राहिम को लेने की उनकी तैयारी है। इसी के साथ आज मायावती जी जिस तरह से पसमानदा समाज की हितैषी अपने आप को साबित कर रही हैं, वो कतई पसमानदा समाज की हितैषी नहीं है। उनकी सरकार के दौरान तमाम पसमानदाओं को शोषण हुआ और मोटी रकम लेकर के उनको टिकट दिए गए, उनको प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। जहाँ तक अतीक अहमद को तो हमने नहीं किया है शामिल, उसकी औरत को क्या, उसकी औरत कौन सी माफिया है? मुसलमानों को लेकर सबकी अपनी अपनी सियासी थ्योरी है। पसमानदा मुस्लिमों को लेकर एक तरफ भाजपा और बसपा में जंग छिड़ी है, तो सपा की नजर मायावती के बचे हुए दलित वोट पर है, जिसे बार बार अंबेडकर के नाम पर रिझाने की कोशिश हो रही है। बीएसपी उत्तर प्रदेश में अब खत्म हो चुकी है। 2019 में अंबेडकरवादियों ने, समाजवादियों ने मिलकर एक सपना देखा था, जिस सपने को बहन मायावती जी ने चकनाचूर किया, जबकि अखिलेश यादव जी ने सिर्फ मान्यवर काशीराम जी के सपना जो है वो खत्म ना हो जाए, हमने सदन में 10 सीटें पिछड़े समाज के लोगों ने, अक़लियत के लोगों ने बसपा को जीतने में मदद करी। 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी वक्त है और इस बचे हुए वक्त में सब अपना आखिरी दांव चलेंगे, लेकिन मुसलमान किसके साथ जाएंगे ये नतीजों के बाद ही साफ हो पाएगा। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, लेकिन इसी बीच आज एक ऐसी खबर आई जो करोड़ों राम भक्तों को चुभने वाली थी। दरअसल राम मंदिर आतंकियों के निशाने पर है। इस साजिश का खुलासा किया है खुफिया एजेंसियों ने। राम मंदिर पर हमले का इनपुट मिलने के बाद अयोध्या से दिल्ली तक सतर्कता बढ़ा दी गई है। खबर यह भी है कि आतंकी नेपाल के रास्ते अयोध्या में कुछ अनहोनी का प्लान बना रहे हैं। जिस राम मंदिर के बनने का इंतजार देश ही नहीं पूरी दुनिया में हो रहा है, उस पर आतंकियों की बुरी नजर है। जिस राम मंदिर के बनने में इतनी अड़चनें आईं, वहां जैश ए मोहम्मद सुसाइड बॉम्बर भेजने की तैयारी कर रहा है। सुरक्षा एजेंसियों ने राम मंदिर को लेकर अलर्ट जारी किया है और करोड़ों राम भक्तों की धड़कनें बढ़ गई हैं। दरअसल जिस भव्य राम मंदिर का निर्माण अगले साल तक पूरा होना है, उस पर आतंकियों की नापाक नजर है। आतंक के आकाओं ने राम मंदिर पर आतंकी हमले की खौफनाक साजिश रची है। पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने हमले का खौफनाक मंसूबा बनाया है। इनपुट के मुताबिक जैश के आतंकी पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत में हमले की तैयारी में जुटे हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुताबिक जैश ने सुसाइड बॉम्बर के जरिए हमले की प्लानिंग की है। सुसाइड स्क्वाड यानी आत्मघाती हमलावर का दस्ता भेजकर हमले का प्लान तैयार किया है। राम मंदिर को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिस तरह से खुफिया एजेंसियों के द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक कि आतंकियों के निशाने पे राम मंदिर है, तो राम मंदिर को लेकर के अयोध्या में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। आप साफ देख सकते हैं ये अयोध्या का प्रवेश मार्ग है। ये मार्ग जो है ये राम जन्मभूमि को जाता है। राम मंदिर पर आतंकियों की नापाक नजर पहले से ही है, हालांकि अब तक वो इस नापाक कोशिश में कामयाब नहीं हो पाए हैं। हमारी सुरक्षा, हमारी जो एजेंसी है गोपनीय एजेंसी, उसको जब पता चल गया है कि हाँ वो नेपाल के रास्ते से रामलला के जो मंदिर बन रहा है उस पर छत पहुँचाने की योजना आतंकवादी बना रहे हैं, और समझ लें वो कि यहाँ पर रामलला की जो नींव बन रही है उसमें एक इंच भी किसी एक रोड़ा भी नहीं फेंक पाएगा, क्योंकि यहाँ स्वयं रक्षक हनुमान जी बैठे हुए हैं। नहीं, उनके करेक्जिए कहाँ के वो नागरिक हैं, नागरिकता और उनका आधार कार्ड दे के सत्यापित किया जा रहा है, और कोई वाहन है तो उसको निर्गत पास के द्वारा जो निर्धारित प्रक्रिया उसी के तहत गुजारा जा रहा है। एबीपी गंगा
खबर आपकी, जुबान आपकी।